नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे की, बात करेंगे ईवीएम पर तेज होते विरोध की, ओपीएस मामले में मोदी सरकार को कर्मचारियों की चुनौती की, जानेंगे मोहन यादव क्यों ले रहे हैं शिवराज से बदला, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी है तिरछी नजर। इसके अलावा और भी कई बड़ी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। एक देश एक चुनाव पर जनता से मांगे गए सुझाव, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगुवाई वाली समिति ने जारी किया नोटिस। पिछले साल सितंबर में एक देश एक चुनाव को लेकर सरकार ने बनाई थी समिति। इसरो की बड़ी कामयाबी, 5 महीने बाद सूरज के L1 पॉइंट पर पहुंचा आदित्य L1। राम मंदिर का निमंत्रण पत्र न मिलने पर उद्धव ठाकरे का बड़ा ऐलान, 22 जनवरी को गोदावरी तट पर करेंगे महाआरती, 22 जनवरी को होगा अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन। ज्ञानवापी सर्वे रिपोर्ट मामले में 24 जनवरी को आएगा फैसला, एसआई ने रिपोर्ट सार्वजनिक न करने के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। तो ये थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। भारत जोड़ो यात्रा 14 जनवरी से शुरू हो रही है। आज इस यात्रा का लोगो जारी किया गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे जारी किया है और तुरंत ही इसका लोगो तमाम कांग्रेस नेताओं के वाहनों पर दिखाई भी देने लगा है। तो क्या है इस लोगो में खास, और लोगो जारी करते हुए खड़गे ने पीएम मोदी को लेकर क्या कहा है, देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा का लोगो आज जारी कर दिया है। लोगो में लिखा है भारत जोड़ो न्याय यात्रा, न्याय का हक मिलने तक, यानी यात्रा न्याय का हक मिलने तक चलेगी। यात्रा के दौरान ही लोकसभा चुनावों का ऐलान भी हो सकता है और कांग्रेस ही नहीं बल्कि पूरे विपक्ष को उम्मीद है कि यात्रा की सफलता दिल्ली की सत्ता बदल देगी। कांग्रेस मुख्यालय में यात्रा का लोगो जारी करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में 14 जनवरी से मणिपुर से शुरू हो रही ये यात्रा देश के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और बुनियादी मुद्दों को लेकर निकाली जा रही है। ये यात्रा जन जागृति के लिए है। इस यात्रा के माध्यम से हम गरीबों और समाज के अलग अलग लोगों से जुड़ने का प्रयास करेंगे। कांग्रेस के सभी नेता इसे सफल बनाने के लिए पूरा जोर लगाएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इस यात्रा की शुरुआत हिंसा से प्रभावित मणिपुर की राजधानी इंफाल से होगी। 67 दिनों में 6,700 किलोमीटर का सफर तय किया जाएगा। रोज 2 बार राहुल गांधी का संबोधन होगा। मैं चाहूंगा कि इंडिया के नेता भी इस यात्रा से जुड़ें और सफल बनाएं। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए खड़गे ने कहा कि मणिपुर में दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी वहां नहीं गए। वे राम मंदिर साइट पर जाते हैं, बीच पर जाते हैं और फोटो सेशन कराते हैं। वे मुंबई जाते हैं, केरल जाते हैं, हर जगह जाते हैं। आप उनकी फोटो हर जगह देख सकते हैं। वे इस तरह फोटो खिंचवाते हैं जैसे भगवान के दर्शन हो रहे हों। लेकिन ये महान शख्स मणिपुर क्यों नहीं जाता? भारत जोड़ो न्याय यात्रा से कांग्रेस ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया गठबंधन को उम्मीद है, तो चिंता बीजेपी की बढ़ रही है। बीजेपी की चिंता को और बढ़ाने के लिए कांग्रेस ने एक और बड़ा प्लान तैयार कर लिया है। इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर 2 दिन में बड़ा ऐलान हो जाएगा। तो क्या है सीट बंटवारे पर इंडिया का प्लान, देखिए ये रिपोर्ट। 2 दिन में इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे की तस्वीर साफ हो जाएगी। दिल्ली में अगले 2 दिन इंडिया गठबंधन के लिए बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से पंजाब, दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल, झारखंड में से अधिकांश राज्यों में सीट बंटवारे पर 4 जनवरी तक मुहर लगा दी जाएगी। कई राज्यों में कांग्रेस के पुराने गठबंधन हैं, वहां सीटों की संख्या में ज्यादा बदलाव नहीं होगा। बीते दिनों सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, बिहार के सीएम नीतीश कुमार, आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव, एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के बीच वर्चुअली बैठक हो चुकी है। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने इसको लेकर बयान भी दिया है और कहा है कि रविवार और सोमवार तक तस्वीर बहुत हद तक साफ हो जाएगी। अब दावा ये किया जा रहा है कि बिहार के लिए सीटों का बंटवारा तय हो गया है, जिसमें जेडीयू और आरजेडी बराबर सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, जबकि कांग्रेस को 5 सीटें दी जा रही हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी कांग्रेस को 2 सीटें देने के लिए तैयार है, लेकिन पंजाब को लेकर पेंच फंसा हुआ है, जहां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ही ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो दूसरी तरफ दोनों ही पार्टियों की पंजाब यूनिट गठबंधन का विरोध कर रही है। ऐसे में फैसला हाईकमान को लेना है। वहीं पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेता ममता बनर्जी 4 सीटें कांग्रेस के लिए छोड़ने को तैयार हैं, जबकि 7 सीट की मांग की जा रही है। वहीं महाराष्ट्र की बात करें तो वहां सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्लियर हो चुका है। खड़गे की पवार और उद्धव ठाकरे के साथ एक मीटिंग होगी और इसका ऐलान कर दिया जाएगा।
झारखंड को लेकर भी ये कहा जा रहा है कि 2019 के चुनाव की तरह ही इस बार भी यहां सीटों का बंटवारा होगा। इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनावों की तैयारियों में पूरी ताकत से जुटा हुआ है, लेकिन उसे ईवीएम ने चिंता में डाल रखा है, क्योंकि चुनाव आयोग इस मामले में कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। तो दूसरी तरफ सिविल सोसाइटी और वकीलों ने अब मोदी सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आज जंतर मंतर पर ईवीएम के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन हुआ है। तो इस प्रदर्शन में क्या रहा खास, देखिए रिपोर्ट। जंतर मंतर में हजारों लोग जुटे, हाथों में तख्तियां लिए ये लोग लोकतंत्र बचाने का संघर्ष कर रहे हैं। वोट की चोरी को रोकने की मांग कर रहे हैं, ईवीएम को हटाने की मांग हो रही है। लगातार दूसरे दिन दिल्ली में ईवीएम को लेकर विरोध किया गया। विरोध तेज होता जा रहा है। चुनाव आयोग सवालों में है, लेकिन उसकी ओर से साफ कह दिया है कि ना तो सफाई देंगे और ना ही बैलेट पेपर से चुनाव कराएंगे। चुनाव आयोग जिद पर अड़ा हुआ है, तो ईवीएम को लेकर विरोध भी तेज होता जा रहा है। विरोध प्रदर्शन के बीच वकील भानु प्रताप सिंह ने मोदी सरकार पर जमकर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ईवीएम से वोट चोरी करके बीजेपी चुनाव जीत रही है। अगर ईवीएम हटा दी जाए तो मोदी सरकार एक चुनाव नहीं जीत पाएगी। उनकी झूठी लोकप्रियता देश के सामने आ जाएगी। देश के लोग मोदी को हटाना चाहते हैं, लेकिन ईवीएम की मदद से ये लोग सत्ता में बने हुए हैं। ईवीएम से निजात दिलाने के लिए अगर हम लोगों को अपनी जान भी देना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर इसमें समय भी लगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस देश को बचाना जरूरी है, इस देश के संविधान को बचाना जरूरी है, इस देश के लोकतंत्र को बचाना जरूरी है, और सबसे ज्यादा इस देश की जनता को, जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, उसके भविष्य को बचाना बहुत जरूरी है। मौके पर सिविल सोसाइटी के लोगों ने भी कहा कि ईवीएम को हटाना जरूरी है, तभी देश में लोकतंत्र बचा रहेगा। ईवीएम पर अब वकील और सिविल सोसाइटी ने मोदी सरकार को संकट में डाल दिया है, तो दूसरी तरफ सरकारी कर्मचारी भी मोदी सरकार का संकट बढ़ाने के लिए तैयार हैं। लोकसभा चुनाव से पहले देश भर में बड़ी हड़ताल की तैयारी है, और इसकी झांकी वो 8 जनवरी को दिखाएंगे। तो क्यों कर्मचारी मोदी सरकार से हैं नाराज, और उनकी क्या है मांगे, देखिए इस रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव से पहले देश में हो सकता है बड़ा प्रदर्शन। सरकारी कर्मचारी कर रहे हैं देशव्यापी हड़ताल। कर्मचारी हड़ताल पर गए तो सरकार के लिए चुनाव कराना हो जाएगा मुश्किल। कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन योजना को लेकर मोदी सरकार को सीधे चेतावनी दे दी है। साफ कर दिया है कि अगर पुरानी पेंशन योजना लागू नहीं हुई तो कर्मचारी देश भर में हड़ताल कर देंगे। ओपीएस के लिए गठित नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन की संचालित समिति के सदस्य और AIDEF के महासचिव C श्री कुमार ने यह साफ कर दिया है कि हम इसी महीने से अनिश्चितकाल हड़ताल की अपनी रणनीति साफ कर देंगे। सरकार ने हमारी नहीं सुनी तो कर्मचारी मार्च से हड़ताल पर चले जाएंगे। इस हड़ताल में देश के 2 बड़े कर्मचारी संगठनों के सदस्य यानी रेलवे व रक्षा सिविल के कर्मचारी शामिल होंगे। इन कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों ने यह भी बताया है कि 8 जनवरी से 4 दिन के लिए रिले भूख हड़ताल शुरू होगी। यह हड़ताल केंद्र सरकार, राज्य सरकार के सभी विभागों के सामने होगी। अगर यह हड़ताल होती है तो मोदी सरकार की परेशानी बहुत ज्यादा ही बढ़ जाएगी, क्योंकि मार्च में ही लोकसभा चुनाव का भी ऐलान होना है। कर्मचारियों की नाराजगी बीजेपी पर लोकसभा चुनाव में भारी पड़ सकती है। मोदी सरकार मुश्किल में दिखाई दे रही है, तो दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में सीएम पद से हटाए गए शिवराज सिंह चौहान भी मुश्किल में दिख रहे हैं। प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव शिवराज सिंह चौहान से बदला ले रहे हैं, और शिवराज के करीबियों पर भी गाज गिराई जा रही है। देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश बीजेपी में 2 गुट आपस में भिड़ते नजर आ रहे हैं। मोहन यादव समर्थक मंत्री दिलीप अहिरवार ने अभी पूर्व सीएम को लेकर विवादित बयान दिया, तो वहीं शिवराज सिंह चौहान के घर उनके समर्थकों ने शिवराज सिंह ही हमारे सीएम के नारे लगा दिए। अब इसी बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने एक बड़ा दावा कर दिया है कि हाईकमान को ताकत दिखा रहे शिवराज सिंह चौहान से मोहन यादव बदला ले रहे हैं। क्या कहा प्रदेश अध्यक्ष ने, पहले आपको उनका बयान सुनाते हैं। मुख्यमंत्री जी शिवराज जी से बदला ले रहे हैं, उनके लगाए हुए कलेक्टरों को, अधिकारियों को रोज हटा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी राजनीति का असर है। कांग्रेस पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं। एक मुख्यमंत्री आता है, अपने हिसाब से अपनी प्रशासनिक व्यवस्था करता है, पर भावना सीधी दिख रही है। इधर शिवराज जी अपना रिएक्शन समय समय पे देते रहते हैं। चुनाव तो उनके ही चेहरे पे जीते थे, चेहरा उनका बताया गया, शादी आदरणीय मोहनलाल भैया की कर दी, तो ये एक तरह से अलोकतांत्रिक भी है। अब वो तबादले करे, अधिकारियों को हटाए, पर गीता और रामायण जैसा घोषणा पत्र पूरा करे। ये हमारा दायित्व है, जनता ने हमें दिया है, वो हम पूरा करवाएंगे।
तो सुना आपने कैसे कांग्रेस अध्यक्ष ये बता रहे हैं कि एमपी बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है और सरकार खुद ही अपनी पार्टी नेताओं से भिड़ रही है। वहीं बीजेपी की तरफ से अभी तक ट्रांसफर पोस्टिंग मामले को लेकर कोई बयान नहीं आया है, लेकिन अब देखना होगा कि कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी क्या पलटवार करती है। शिवराज की नाराजगी आम चुनाव में असर दिखा सकती है, क्योंकि देश में 2 महीने बाद आम चुनाव का ऐलान हो जाएगा। भारत में होने वाले चुनाव में दुनिया भर की नजरें टिकी हुई हैं, लेकिन इस समय जिस चुनाव को लेकर दुनिया भर में चर्चाएं चल रही हैं, वो बांग्लादेश का चुनाव है, जहां 7 जनवरी को वोटिंग होनी है। लेकिन चुनाव से पहले बांग्लादेश में हालात जंग जैसे दिख रहे हैं। तो क्यों बांग्लादेश में बिगड़ते दिख रहे हैं हालात? देखिए ये रिपोर्ट। बांग्लादेश में चुनाव है, लेकिन माहौल जंग का लग रहा है। एक तरफ सरकार है, प्रशासन है, पुलिस है, जो जनता से अपील कर रही है कि पोलिंग बूथ पर आएं और वोट डालें और अपनी सरकार को चुनें। तो दूसरी तरफ विपक्ष है, जो वोटिंग के बहिष्कार की अपील कर रहा है। वैसे विपक्ष के गिने चुने नेता ही इस तरह की अपील कर पा रहे हैं, क्योंकि उसके अधिकांश नेता जेलों में बंद हैं। करीब 30,000 राजनीतिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। देश के 14 प्रमुख विपक्षी दलों ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया है। ऐसे में शेख हसीना के नेतृत्व वाली सत्ताधारी अवामी लीग का चुनाव जीतना तय माना जा रहा है। विपक्ष वोटिंग रोकने की पूरी कोशिश कर रहा है, तो सरकार के समर्थन में पुलिस और सेना भी उतर आई है। पुलिस के जवान घर घर जाकर लोगों को धमका रहे हैं, उन पर वोट देने का दबाव बनाया जा रहा है। सरकार की तरफ से धमकियां दी जा रही हैं। कहा यह जा रहा है कि जो वोट नहीं देगा उसे सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। बांग्लादेश में 1.25 करोड़ महिलाएं सरकार की सहायता पर ही आश्रित हैं। अब सभी को पता है कि चुनाव परिणाम क्या आने वाले हैं। लड़ाई चुनाव परिणाम की नहीं, वोटिंग की है। 5 साल पहले चुनाव में 80% वोट डाला गया था। विपक्ष की कोशिश ये है कि इसे 40% के नीचे लाया जाए, तो सरकार 50% से ज्यादा वोट डलवाना चाहती है, जिससे दुनिया को दिखा सके कि चुनाव निष्पक्ष हुआ है। ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि फर्जी वोटिंग जमकर होगी। इस बीच सड़क पर जबरदस्त टकराव भी दिखाई दे रहा है। 6 जनवरी को ढाका जा रही एक ट्रेन को निशाना बनाया गया है, जिसमें 5 लोगों की जान भी चली गई। कई सरकारी संस्थाओं को भी निशाना बनाया गया है। विपक्ष का ये दावा है कि चुनाव केयरटेकर सरकार के अंडर में होना चाहिए। शेख हसीना के पीएम रहते हुए चुनाव निष्पक्ष नहीं हो पाएंगे। बांग्लादेश में कितने प्रतिशत वोट डलता है, चुनाव की सफलता अब इसी पर है। परिणाम तो पहले से तय है। दूसरी तरफ चुनाव भारत में भी होने हैं। लोकसभा चुनाव से अलग राज्यसभा के चुनाव भी होने वाले हैं, और ये चुनाव आम चुनाव से पहले होंगे, जिसमें बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है। तो कैसे राज्यसभा में कमजोर होती दिख रही है बीजेपी? देखिए ये रिपोर्ट। राज्यसभा में बीजेपी को करारा झटका लगता नजर आ रहा है। पार्टी के अभी राज्यसभा में 93 सदस्य हैं, और बीजेपी की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि जल्द ही ये संख्या 100 के पार पहुंच जाएगी। लेकिन हालात कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। बीजेपी की सीटों की संख्या बढ़ने की जगह कम होती हुई नजर आ रही है। अगले 5 महीनों में राज्यसभा की 59 सीटें खाली हो रही हैं, जिनमें से 28 यानी करीब आधी सीटें अभी बीजेपी के पास हैं, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित आधा दर्जन से ज्यादा मंत्री भी शामिल हैं। और राज्यों में जो हालात हैं, उसमें बीजेपी के लिए इस बार 28 सीटें जीतना मुश्किल दिखाई दे रहा है। खासतौर पर उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में बीजेपी को बड़ा झटका लगता नजर आ रहा है। यूपी में 10 सीटों पर चुनाव होना है, इनमें से 9 बीजेपी के पास हैं, लेकिन पार्टी अब यहां से 7 सीट ही जीत पाएगी। 3 सीटों पर सपा का कब्जा तय है। वहीं बीजेपी के हाथ से हिमाचल प्रदेश की सीट का फिसलना भी तय माना जा रहा है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में भी उसे करारा झटका लग सकता है, जहां उसके पास अभी एक राज्यसभा सीटें हैं, लेकिन अब बीजेपी इन राज्यों में खाता खोलती भी दिख नहीं रही है। हाल में ही 3 राज्यों में बीजेपी को जीत मिली थी, लेकिन इस जीत का बीजेपी को ज्यादा फायदा नहीं हुआ, क्योंकि 2018 में इन राज्यों में लगभग यही स्थिति थी। साफ है कि राजस्थान चुनाव में भी बीजेपी को बड़ा नुकसान होता नजर आ रहा है। और बुलेटिन के आखिर में देखते हैं जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी है तिरछी नजर। AIMIM के कर्ता धर्ता असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि वे बाबरी मस्जिद को नहीं भूलेंगे।
जब चुनाव 24 सिर पर हैं तो देखना है कि वोटर की याददाश्त क्या ओबीसी जी जैसी होगी। वैसे आउट ऑफ साइट जाकर आउट ऑफ माइंड भी तो कोई फैक्टर होता है। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।